गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ योर चैप्टर गवर्नमेंट बजट। देखिए, कल हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट बजट के बारे में कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, कि गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, गवर्नमेंट बजट के अंदर, प्लीज बेटा एवरीबॉडी बी अटेंटिव। सर, गवर्नमेंट बजट के अंदर दो चीजें होती हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट बजट क्या है। गवर्नमेंट की रिसीव्स का और एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड। एस्टिमेट है कि नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट क्या खर्चा करने वाली है, गवर्नमेंट को कहां कहां से रिसीव्ड इनकम आने वाली है। तो गवर्नमेंट बजट को मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज बजट रिसीव्ड एंड नंबर टू इज बजट एक्सपेंडिचर। यानी सबसे पहली बात क्लियर कीजिएगा कि गवर्नमेंट बजट के दो मेन कंपोनेंट है, बजट रिसीव्ड एंड बजट एक्सपेंडिचर। अब जब हम रिसीव्ड्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो रिसीव्ड्स आती हैं। वन इज अ रेवेन्यू रिसीव्ड एंड सेकंड इज द कैपिटल रिसीव्ड। इसी तरह से जब हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, दो तरह के एक्सपेंडिचर आते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर ये क्या है। चलो, एक्सपेंडिचर तो क्लियर हो गया, सरकार जो खर्चे करती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सर, रिसिप्ट भी क्लियर हो गया, जो सरकार की इनकम आ रही है दैट इज गवर्नमेंट रिसिप्ट। लेकिन ये रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है, तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में क्या है ये। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल रिसिप्ट्स। क्या होती है कैपिटल रिसिप्ट? पहले सिंपल वे में समझिएगा, वो रिसिप्ट जो हमारे एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। वो रिसिप्ट जिनसे मेरे एसेट लायबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मैं उसे बोलता हूं रेवेन्यू रिसिप्ट। पहली बात मैंने क्या समझाई, बड़ी सिंपल, कि वो रिसिप्ट जो मेरे एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करेंगी वो क्या है? कैपिटल रिसिप्ट। जो मेरे एसेट लायबिलिटी किसकी? गवर्नमेंट की। जो उसको इफेक्ट नहीं करेगा वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या करती है, ध्यान दीजिएगा, दो चीजें। आइदर इट क्रिएट द लायबिलिटी और इट रिड्यूस द एसेट। सर, कैपिटल रिसिप्ट क्या है कि मैंने पेमेंट तो ले ली, लेकिन पेमेंट से क्या हो रहा है, या तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई या मेरे एसेट रिड्यूस हो गए। आइए समझाता हूं। मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ने किसी से पैसा बोरो किया। भाई, हमारी गवर्नमेंट ने आईएमएफ से, डब्ल्यूटीओ से कुछ पैसा बोरो कर लिया। अब सरकार ने जब बोरो किया, पैसा तो आया, रिसिप्ट तो है, लेकिन इससे क्या हो गया? सरकार की लायबिलिटी क्रिएट हो गई। यस और नो? भाई, सरकार ने आईएमएफ के पैसे देने हैं, सरकार के लिए क्या हुई? लायबिलिटी। तो यानी कि वो रिसिप्ट, इससे क्या हो रहा है? लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? कैपिटल रिसिप्ट। और एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला यहां क्या होगा? रिड्यूस द एसेट। मान लो गवर्नमेंट ने अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिए। जब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को अपने शेयर सेल किए, सरकार के एसेट्स कम हो गए ना। सरकार के पास मान लो इंडियन एयरलाइन के 500 करोड़ के शेयर थे, सरकार ने 200 करोड़ के शेयर सेल कर दिए। ठीक है, सरकार के पास 200 करोड़ तो आ गया, पैसा तो आ गया ना, रिसिप्ट तो आ गई, लेकिन सरकार के एसेट कल 500 करोड़ के थे, अब कितने रह गए? 300 करोड़। इट रिड्यूस द एसेट। तो कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में दो बातें दिमाग में छाप ली जाए। नंबर वन, इट आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट। अब आगे चलती है। सर, एक कैपिटल रिसिप्ट होती कितनी तरह की है? मेरे बच्चे, कैपिटल जो रिसिप्ट्स हैं, इट इज मेनली ऑफ 3 टाइप्स। याद रखेंगे, 3 ही तरह की होती है कैपिटल रिसिप्ट, ज्यादा नहीं होती, ओनली 3 टाइप। सबसे पहले हम बात करते हैं बोरिंग। सर, आपने अगर बोरिंग की, कहीं से भी आपने बोरिंग की, चाहे वो डोमेस्टिक बोरिंग है चाहे वो एक्सटर्नल बोरिंग है, अगर हमारी गवर्नमेंट लोन ले रही है, क्या ले रही है? लोन ले रही है, चाहे वो इंटरनल बोरिंग है किसी
अपनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन से, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से, या गवर्नमेंट ने लोन लिया बाहर की किसी कंट्री से, बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक IMF, WTO, whatever. So borrowing कोई भी हो, whether it is the domestic, whether it is the external, sir, it always create liability. बोरिंग तो बोरिंग है, बोरिंग तो लाइबिलिटी क्रिएट करेगी. तो क्या है ये पहली कैपिटल रिसिप्ट, दैट इज द बोरिंग. सेकंड आता है रीसेल ऑफ द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको. जब गवर्नमेंट अपने शेयर्स को सेल करती है, इसको टेक्निकली पता क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट. क्या बोलते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट. क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट? जब पब्लिक सेक्टर अपने शेयर प्राइवेट सेक्टर को सेल करता है, टेक्निकली इस टर्म को क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट. जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, जब गवर्नमेंट ने इंडियन एयरलाइन के शेयर सेल किए तो वो क्या था? डिसइन्वेस्टमेंट. सरकार के पास पैसे तो आए, लेकिन सरकार की एसेट्स कम हो गए. मैंने क्या बोला? कैपिटल से दो बातें करेंगी, या तो एसेट कम हो जाएंगे या लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. तो जब गवर्नमेंट ने शेयर सेल किए तो उससे क्या हुआ? एसेट कम हो गए. तो क्या है ये? कैपिटल रिसिप्ट. अब तीसरा लीजिए, रिकवरी ऑफ लोन. सर रिकवरी ऑफ लोन क्या है? सर मान लीजिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने यूएसए से 5,000 करोड़ रुपए लेने थे. ठीक है, यूएसए ने यानी 5,000 करोड़ लेने थे. इसका मतलब सरकार के लिए क्या है? वो एसेट. 5,000 करोड़ यूएसए से लेने हैं, वो क्या है? एसेट. अब यूएसए के लिए क्या है? वो लायबिलिटी. ठीक है, अब मान लो यूएसए ने 1,000 करोड़ हमें वापस कर दिया. रिकवरी होगी लोन की, कितनी हो गई? 1,000 करोड़. पैसा आ गया, रिसिप्ट है, लेकिन अब मेरे एसेट कितने रह गए? 4,000 करोड़. पहले कितने थे? 5,000 करोड़ के एसेट थे, उनसे 5,000 करोड़ लेना था, लोन लेना था. तो जब वापिस आए 1,000 करोड़, रिकवरी हो गई, लेकिन मेरे एसेट 5,000 से क्या रह गए? 4,000. अकाउंटिंग सेंस में वो एसेट्स कम हो गए. तो इसको भी क्या बोलूंगा मैं? कैपिटल रिसिप्ट. क्लियर एवरीबॉडी? तो दिमाग में छाप लीजिए, तीन ही है कैपिटल रिसिप्ट, और है ही नहीं. बोरिंग, रिकवरी ऑफ लोन और डिसइन्वेस्टमेंट. या हम उसको बोल सकते हैं सेल ऑफ द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. क्लियर एवरीबॉडी? श्योर है? लॉक करें, चले आगे. तो ये थी पहली. देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमने और वर्ड यूज किया है. हमने ये नहीं बोला कि प्लीज बी केयरफुल, या लायबिलिटी को इफेक्ट करेगा या वो एसेट को इफेक्ट करेगा. व्हाट वर्ड वी यूज? इट आइदर क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट. बी केयरफुल, ऐसा नहीं होगा वो दोनों चीजों को इफेक्ट करेगा. अकाउंट्स के बच्चे हो, या मैं उसको प्लस में लिखूंगा या मैं उसको माइनस लिखूंगा. एक एंट्री कभी दो जगह नहीं हो सकती कि प्लस भी हो और माइनस भी हो. आइदर इट विल बी ए लायबिलिटी और इट विल बी ए एसेट. इज इट क्लियर? लेकिन दोनों में से किसी को भी इफेक्ट करेगा, हम उसको बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट. ओके, आगे चलते हैं. अब इसके बाद आता है रेवेन्यू रिसिप्ट. अब मैंने क्या बोला रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में? वही टेक्निकल चीज याद रखनी है. वो रिसिप्ट जिनसे मेरी एसेट को मेरी लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. वो रिसिप्ट पैसे आ रहे हैं, लेकिन ना मेरी लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा, ना मेरे एसेट पे. मैं इसको क्या बोलूंगा? रेवेन्यू रिसिप्ट. टेक्निकली थोड़ा और बेटर बोलते क्या कहते हैं? इट नीदर क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट. सर वो रिसिप्ट जिनके आने से ना तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हुई, ना मेरे एसेट रिड्यूस हुए, मैं क्या बोलूंगा उसको? रेवेन्यू रिसिप्ट. मैं मतलब गवर्नमेंट. ये किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट की बात हो रही है. मतलब मेरे पास रिसिप्ट आई, पैसे आए, लेकिन उनसे मेरी लायबिलिटी पे, मेरे एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. ना लायबिलिटी क्रिएट हुई, ना एसेट रिड्यूस हुए. एग्जांपल देखते हैं. जैसे कि टैक्सेस इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट. सरकार हमारे पे टैक्स लगाती है. भाई इस साल मान लो मैंने रिटर्न भरने गया, मेरा इनकम टैक्स बना 50,000 रुपए,
मैंने सरकार को दे दिया, सरकार को पैसे मिल गए, रिसिप्ट आ गई, लेकिन ना कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई, ना कोई एसेट रिड्यूस हुआ, तो क्या है ये? रेवेन्यू रिसिप्ट। सर रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में और एक बात याद रखिएगा, नॉर्मली ये रिसिप्ट क्या होती है? शॉर्ट टर्म के लिए होती है और रेकरिंग होती है, बार बार होती है, रेगुलर होती है। समझ आ रही है? अब गवर्नमेंट जितना भी आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, जब सरकार आपसे टैक्स लेती है तो ना किसी की लायबिलिटी ना किसी की एसेट। भाई आपके ऊपर सेल टैक्स लगा, आपने दे दिया। अब रेस्टोरेंट में खाना खाने के जीएसटी लगा, आपने दे दिया। अब ना कुछ देना है ना कुछ लेना है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या होती है? फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, फॉर समबडी इट इज लायबिलिटी, फॉर अदर इट इज एसेट। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। अच्छा और ले लो, फाइन। आप जा रहे थे रोड पे, आपका हेलमेट डाला हुआ, चलान कट गया, फाइन लग गया। ओवर स्पीडिंग थी, फाइन लग गया, साथ ही आपने फाइन दे दिया। अब ना कुछ देना है ना कुछ लेना है, ना कोई एसेट ना कोई, तो क्या है ये? रेवेन्यू रिसिप्ट। आप देखिए फाइन होते हैं, फीस होती हैं। अच्छा हम लाइसेंस बनाते हैं सरकार से, ठीक है, हम लाइसेंस की फीस दे दी, सरकार को पैसे आ गए, अब ना कोई लायबिलिटी ना कोई एसेट, तो क्या है ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स के हैं। क्लियर पुत्र जी? सरकार को हम फीस दे रहे हैं, स्कूल फीस दे रहे हैं, लाइसेंस फीस दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, फाइन दे रहे हैं, ये सारा क्या है? ऑल आर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर? क्योंकि इनसे एसेट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। गॉट इट एवरीबॉडी? अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है, टैक्स रेवेन्यू मतलब जो रेवेन्यू कहां से आएगा? टैक्स से आएगा। नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स कहां से, जो रेवेन्यू कहां से आएगा? टैक्स के अलावा जो भी सोर्सेस है। टैक्स रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? जो कहां से आएगा? टैक्स से। और टैक्स के अलावा जहां से भी जो इनकम होगी हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स को डिस्कस करने से पहले हमारा क्वेश्चन आता है, सर ये टैक्स है क्या? व्हाट इज द टैक्स? सर टैक्स क्या है? सर टैक्स है एक कंपल्सरी पेमेंट। पहली बात याद रखिएगा, टैक्स इज ए कंपल्शन। अगर आप पे टैक्स लग गया है आपको देना पड़ेगा। इट इज ए कंपल्सरी पेमेंट एंड माइंड इट to the government by the people as per rule, as per law. सर टैक्स क्या है? वो कंपल्सरी पेमेंट है जो कौन इंपोज करते हैं? गवर्नमेंट। किस पे इंपोज किया जाता है? पीपल के ऊपर। एंड दे आर बाउंड टू पे इट। इट इज कंपल्सरी, आपको टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ऊपर केस हो जाएगा। इट इज बाय लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? अब टैक्स की थोड़ी फीचर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में। सबसे पहली फीचर मैंने क्या बताई टैक्स की आपको? सर टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट। कभी ऐसा हुआ है कि आप रेस्टोरेंट में गए हो और उसने वहां बिल में आपका टैक्स ऐड किया हो और आपने कहा भैया आज मेरा टैक्स देने का मन नहीं है, रहने दो? हुआ कभी? कैसा हुआ? या आपके पापा ने कहा इस बार मेरा मन नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरूंगा अपनी? हुआ क्या अभी ऐसा? सर इट इज कंपल्शन। टैक्स अगर आप पे लगा दिया गया तो आपको पे करना ही करना है, आप इससे एग्जाम्प नहीं कर सकते। इट इज कंपल्शन। सेकंड, पब्लिक वेलफेयर। सर टैक्स से जो भी पैसा आता है सरकार खर्च किसके लिए करती है? फॉर द पब्लिक वेलफेयर। सरकार ने को अपनी जेब में डालना, सरकार उससे रोड्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, सरकार के सारे खर्चे चल कहां से रहे हैं? भाई सरकार का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है इनकम का टैक्स। तो सरकार वो खर्चा कर किसके लिए कर रही है? क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को? ऑफ द पब्लिक, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक। गवर्नमेंट जो भी इकट्ठा कर रही है टैक्स किसके लिए? फॉर द पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। थर्ड, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स एंड बेनिफिट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर ऐसा नहीं होता कि टैक्स और बेनिफिट में कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। हार्दिक बोले मैंने टैक्स ज्यादा दिया है तो मेरे को बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, उदय कहता है मैंने टैक्स कम दिया है तो मेरे को बेनिफिट कम मिलेगा। ऐसा नहीं है भाई। सरकार रोड्स बना रही है, सबके लिए सेम है बेनिफिट। कोई भी रोड से जाए, सरकार ने पार्क बनाए, कोई भी उस पार्क में जाए, सरकार ने स्ट्रीट लाइट लगाई, कोई भी जाए।
सरकार ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए, गवर्नमेंट स्कूल बनाए, यानी जो भी बेनिफिट सरकार दे रही है वो सबके लिए सेम है, चाहे को टैक्स ज्यादा देते हैं चाहे को टैक्स, यानी प्लीज बी केयरफुल, टैक्स में और बेनिफिट में कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, सबको बेनिफिट सेम मिलेगा, चाहे कोई टैक्स ज्यादा दे रहे हैं चाहे कोई टैक्स कम दे रहा है। 10 पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली सर टैक्स पे करना आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप एक अच्छे सिटीजन हैं, आप लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगा है आपको उसको देना चाहिए। अदरवाइज अगर आप टैक्स नहीं देते वो क्या बन जाएगी? इलीगल इनकम। हमारे इकोनॉमिक्स की टर्म में लीगल क्या और इलीगल क्या है? जिसके ऊपर टैक्स दे दिया गया वो लीगल इनकम है, जिसपे टैक्स नहीं दिया गया वो इलीगल है, जिसको हम टेक्निकली के ब्लैक मनी बोल देते हैं। क्या है ब्लैक मनी? जिसपे टैक्स नहीं दिया गया। और क्या है व्हाइट मनी? जिसपे टैक्स दिया गया है। तो डेफिनेटली एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप एक अच्छे सिटीजन हैं तो आपको टैक्स देना चाहिए। देन लीगल, टैक्स इज ऑलवेज लीगली इम्पोज। ऐसा नहीं है टैक्स किसी मिनिस्टर की मर्जी है, चल भाई मैं ये टैक्स लगाऊंगा दो सारे, नहीं सर। टैक्स प्रॉपर एक पार्लियामेंट में इनेक्टिव पास होता है, प्रॉपर गवर्नमेंट के सारे जो हाई ऑफिशियल्स बैठते हैं, बाय लॉ इसको पास किया। अगर सुना होगा जीएसटी एक्ट, जब जीएसटी लॉ आया, जीएसटी एक्ट पास हुआ था, एक्ट पास होने के बाद वो लॉ जीएसटी टैक्स हमारा इंप्लीमेंट हुआ था, यानी बाय लॉ लीगली इंपोज किया जाता है। ऐसा नहीं होता कोई भी इसको कभी मर्जी इंपोज कर देगा। क्लियर एवरीबॉडी? गॉट इट? सर जीएसटी इनकम टैक्स सारे इसके अंदर ही आते हैं जितने भी हैं ये? हाँ डेफिनेटली, टैक्स के अंदर सारे टैक्स है ना, जीएसटी भी टैक्स है, इनकम टैक्स भी टैक्स है, सेल टैक्स भी एक टैक्स है, सारे इसी में आते हैं। करेंगे डिस्कस हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी का डाउट? कोई पक्की बात है? चले आगे। ओके, फिर सर आगे चलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ टैक्स। इंडिया में हम टैक्स को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया में कितनी तरह के टैक्स है? दो तरह के, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्वेश्चन आता है सर फर्क क्या है दोनों में? आइए यहां पर इस पिक्चर से ध्यान से देखते हैं। सर डायरेक्ट टैक्स क्या है, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं फिर पिक्चर पे आएंगे। सर डायरेक्ट टैक्स है जिस पर्सन पे लगाया गया वही इसको टैक्स को पे करेगा। सपोज करो इनकम टैक्स मेरे पे लगा, मैंने ही पे किया, तो क्या है ये? डायरेक्ट टैक्स। ए पर्सन पे लगाया गया, ए ने ही पे किया, इट इज अ डायरेक्ट टैक्स। इट इज पेड बाय द सेम पर्सन ऑन विच टैक्स इज, ऑन हुम टैक्स इज इम्पोज्ड। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? लगाया गया ए पर्सन पे कौन कर रहा है? बी, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स क्या है? जिसके ऊपर लगाया गया वही पे कर रहा है, आप टैक्स को शिफ्ट नहीं कर पाए। इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया ए पे कौन कर रहा है? बी, तो टैक्स को आपने क्या किया? शिफ्ट कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल देता हूं, सेल टैक्स। अब सेल टैक्स बेसिकली लगता किसके ऊपर है? शॉपकीपर के ऊपर। शॉपकीपर क्या करता है? उसको बिल में ऐड कर देता है, और पे कौन करता है? कस्टमर। जीएसटी लग किसके ऊपर रही है? रेस्टोरेंट वाले के ऊपर। रेस्टोरेंट वाले ने बिल में ऐड कर दिया, पे कौन कर रहा है? कस्टमर। क्या है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? प्रोडक्शन पे। प्रोड्यूसर क्या करता है? इसे कॉस्ट में ऐड कर लेता है, प्राइस बढ़ा देता है, पे कौन कर रहा है? कस्टमर। तो ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। लगाए किसी और पे गए, पे कोई और कर रहा है। आइए इस पिक्चर में थोड़ा और बेटर देखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स। सर इसके ऊपर टैक्स देकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी? इस कंज्यूमर के ऊपर। अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर पड़ा? इसी के ऊपर। यानी लगाया भी टैक्स इसी के ऊपर गया और पे भी यही कर रहा है। लाइक इनकम टैक्स, भाई इनकम टैक्स मेरे को ऊपर लगाया गया, पे कौन कर रहा है? नहीं, कोई और तो नहीं पे करने आ रहा। आप उसको एग्जम्प्ट नहीं कर सकते, आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। अब आ जाओ इधर। सो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पे करने किसकी थी? शॉपकीपर की। शॉपकीपर ने बिल में ऐड कर दिया, जीएसटी लगा दिया। अल्टीमेटली कौन पे कर रहा है? परचेजर, कस्टमर। लगाया रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी थी, पे कौन कर रहा है? कस्टमर। तो क्या है ये? इनडायरेक्ट टैक्स। कितने एग्जांपल है हमारे पास? वैट, जीएसटी, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्स। समझ आई मेरी बात? कोई डाउट तो नहीं? थोड़ा और आगे डिटेल में करते हैं डिस्कस। लुक हियर,
सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। प्लीज ध्यान रखेंगे, 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ अमंग द डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये पता होना चाहिए। सो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स अगेन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स अगेन इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स अगेन डायरेक्ट टैक्स, स्टेट ड्यूटी ये भी डायरेक्ट टैक्स। सर ऐसा है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में आपको इनको जानने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स लगता है एक पर्सन की इनकम पे, हम इसे पर्सनल इनकम टैक्स भी बोलते हैं। प्रोफेशनल टैक्स लगता है प्रोफेशनल्स पे, सीएस, डॉक्टर्स, इनके ऊपर एक टैक्स लगता है, लमसम टैक्स होता है, साल में एक बार देना होता है। कॉर्पोरेशन टैक्स ये लगता है फर्म की इनकम पे, फर्म की इनकम पे टैक्स लगता है, क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये भी फर्म के ऊपर लगता है, फर्म ही पे करती है। वेल्थ टैक्स जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ होती है एक लेवल से ज्यादा, कि मान लो गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है कि 10 लाख तक आप वेल्थ रख सकते हो कैश में, अगर इससे ज्यादा एक्यूमुलेट करोगे आपको टैक्स देना, तो जिसको ऊपर टैक्स लगेगा वही उसको पे करेगा, डायरेक्ट टैक्स। स्टेट ड्यूटी होती है, जैसे में कई बार कोई अपनी किसी एंसेस्टर की प्रॉपर्टी वगैरह मिल जाती है तो उसमें एक वन टाइम टैक्स देना पड़ता है, तो ये भी जिसको प्रॉपर्टी मिली वही टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट के अंदर सेल टैक्स, जीएसटी, वैट, कस्टम ड्यूटी लगती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, अब लगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, उन्होंने दुकानदार ने क्या किया, उसको कॉस्ट में ऐड करके प्राइस बढ़ा दी, कौन पे कर रहा है, कस्टमर। ऑक्ट्री ड्यूटी बोलते हैं चुंगी कर, क्या होता था ये, चुंगी कर। पहले, अब आजकल बहुत कम स्टेट लगाती हैं, जब अब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आते थे तो वहां पे टैक्स लगता था ऑक्ट्री ड्यूटी, अब खत्म हो गया है, कंपैरेटिवली बंद हो चुका है, ये बहुत कम स्टेट लगा रही हैं। तो ये भी क्या होता था कि जो दुकानदार होता था कॉस्ट में ऐड कर लेता था, अल्टीमेटली पे कौन करता था, कस्टमर। यानी दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने ब्रीफिंग हल्की हल्की बताई है क्योंकि आपके सिलेबस में ये टैक्सेस नहीं है, समझ आ रही है कि कौन सा ये जीएसटी है, क्या वैट है, ये कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपको नाम पता इसलिए होने चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द अमंग इज द डायरेक्ट टैक्स, विच ऑफ द अमंग इज द इनडायरेक्ट टैक्स। तो आई होप क्लियर एवरीबॉडी, ये मेन टैक्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटे बोलिए सर। एक बार लास्ट वाला टैक्स बताना फिर से, लास्ट वाला टैक्स बताना फिर से। ऑक्ट्री ड्यूटी होता है बेटे कि जब हम इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन करते थे उस समय ये टैक्स लगता था, मतलब आप जैसे हरियाणा से पंजाब में गए तो वो स्टेट लगाया करती थी टैक्स, लेकिन आज की डेट में ये लगभग एग्जम्प्ट हो गया, बहुत कम स्टेट इसको लगा रही हैं। और जो ये टैक्स लगता था, जो हमारा दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, जो वहां से सामान लेके आता था, मतलब ये बेसिकली दुकानदार के ऊपर लगता था कि जो बाहर से माल लेके आ रहे हैं, मान लो हरियाणा से माल लेके आए हम यमुनानगर के अंदर, जैसे हम स्टेट में आएंगे तो वो एक टैक्स ले लेते थे, ऑक्ट्री ड्यूटी बोलते थे। अब अल्टीमेटली मेरे तो वो कॉस्ट आ गई तो मैं उसे अपनी कॉस्ट में ऐड कर लेता था, प्राइस बढ़ जाती थी, पे कौन करता था, कस्टमर। अब एक्चुअली जीएसटी के आने से क्या हुआ, हमने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज करके, सेल टैक्स खत्म हो गया, वैट खत्म हो गया, ऑक्ट्री ड्यूटी खत्म हो गई, तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स हमने खत्म करके एक सिंगल टैक्स ले आए, जीएसटी। अब आता है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो आइए डिफरेंस को जरा अच्छे से करेंगे। सर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका डिफरेंस कई बार इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन आ सकता है और कई बार डायरेक्टली भी आ सकता है। सबसे पहले सर मीनिंग, तो मैंने आपको बताया डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, दीज आर पेड बाय द सेम पर्सन ऑन हुम दीज टैक्सेस आर इम्पोज्ड। भैया जिस पे लगाया गया वही इसको पे करेगा। Indirect tax imposed on one person and paid by some another person। भैया लगाया तो गया ए पे कर रहा है बी, लगाया गया दुकानदार पे कर रहा है कस्टमर। फाइनल बर्डन, सर फाइनल एंड इनिशियल बर्डन इज ऑन द सेम पर्सन। ध्यान दीजिएगा सर, चाहे फाइनल बर्डन है, देखो इनिशियल बर्डन है जिसमें टैक्स लगाया गया, फाइनल बर्डन जिसे टैक्स पे किया, तो फाइनल भी सेम पे है और इनिशियल भी सेम पे है। यहां पे फाइनल बर्डन है वन पर्सन पे और इनिशियल बर्डन होता है अदर पर्सन पे। जैसे कि इनिशियल बर्डन किस पे था, दुकानदार पे लगा था, उसके ऊपर पे किसने किया, कस्टमर ने, तो फाइनल बर्डन किस पे पड़ा, कस्टमर पे। तो इनिशियल एंड फाइनल बर्डन इज ऑन डिफरेंट पर्सन। फिर आगे चलते हैं, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स। सर यहां पे हम टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते।
भाई मेरे पे लगा, मैं ही पे कर रहा हूं। यहां पे मैं टैक्स को शिफ्ट कर सकता हूं, दुकानदार पे लगा, पे किसने किया? कस्टमर ने। टैक्स शिफ्ट हो गया ना? समझ आ रही है मेरी बात? इंपोर्टर पे लगा, उसने प्राइस के अंदर डाल दिया, किस पे शिफ्ट हो गया? कस्टमर पे। तो इसको शिफ्ट को, टैक्स को शिफ्ट कर सकते हैं, इंडायरेक्ट को, डायरेक्ट को शिफ्ट नहीं कर सकते। कोई डाउट यहां तक किसी का? हाँ जी, ओके, आगे चलते हैं। प्रोग्रेसिव, मैंने कल भी आपको बताया था, डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं? जब इनकम बढ़ती है तो रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है, हम उसे क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। जैसे कि इनकम टैक्स है, आपकी इनकम बढ़ती जाती है, रेट ऑफ टैक्स बढ़ता जाता है, वी कॉल इट प्रोग्रेसिव। हमारे जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं जनरली प्रोग्रेसिव होते हैं। जनरली बोल रहा हूं मैं, ऑलवेज नहीं बोल रहा, प्लीज बी केयरफुल। इसको बिल्कुल उसके साथ नहीं ले जाना हमने कि हमेशा ऐसा होता ही होता है। दीज आर जनरली प्रोग्रेसिव। ज्यादातर हमारे डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? प्रोग्रेसिव होते हैं। इनडायरेक्ट जो होते हैं ये रिग्रेसिव होते हैं। रिग्रेसिव क्या होता है कि जब इनकम बढ़े और रेट ऑफ टैक्स कम हो जाए। अब जैसे जीएसटी है, सेल टैक्स है, हम इनको रिग्रेसिव कैसे कहते हैं? देखो, सेल टैक्स जीएसटी सबके लिए सेम है, चाहे मजदूर सामान ले रहे हैं वो भी सेम जीएसटी पे कर रहे हैं, एक मिलियनर सामान ले रहे हैं वो भी सेम जीएसटी कर रहे हैं। तो रियल बर्डन गरीब के ऊपर ज्यादा पड़ा। भाई मैंने भी टैक्स 100 रुपए दिया, एक मजदूर ने भी 100 रुपए दिया, तो रियल बर्डन किस पे ज्यादा है? गरीब पे। यानी वो क्या हो गया? रिग्रेसिव। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं दे आर जनरली रिग्रेसिव, जिनमें जो रियल बर्डन होता है टैक्स का वो गरीबों पे ज्यादा पड़ता है, अमीरों पे कम, क्योंकि सेम स्लैब है, 8%, 18%, सबका सेम है, सबको वो सेम ही देना है उस कैटेगरी के अंदर, ना कोई ज्यादा ना कोई कम। अब सेम पैसे का अमीर आदमी दे रहा है, सेम पैसे गरीब आदमी दे रहा है, डेफिनेटली रियल बर्डन किसके ऊपर ज्यादा है? गरीब आदमी के ऊपर ज्यादा है। तो इसलिए को रिग्रेसिव बोलते हैं। बार बार बोल रहा हूं, जनरली रिग्रेसिव, ऑलवेज वर्ड मैंने यूज नहीं किया। इज इट क्लियर? और ये जनरली क्या होती है? प्रोग्रेसिव। रीजन क्योंकि यहां रियल बर्डन रिच पे ज्यादा है, पुअर पे कम है। कवरेज, सर डायरेक्ट टैक्स की लिमिटेड रीच है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर आपको पता है इंडिया के अंदर इनकम टैक्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6% लोग पे करते हैं, बाकी लोग टैक्स देते ही नहीं है, टैक्स के दायरे में ही नहीं आते। वो शो करते हैं हमारी इनकम 5 लाख है ही नहीं, हम उससे कम है, हम टैक्स दे ही नहीं रहे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हर बंदा देता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आप जितना ये सामान खरीद रहे हो घर में, किराने का सामान तो ले ही रहे हैं ना, सारे साबुन भी ले रहे हैं, ऑयल भी ले रहे हैं, आटा भी ले रहे हैं, सर हर आइटम के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। इनडायरेक्ट टैक्स आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कवर कर रहा है, तो इसकी जो कवरेज है बहुत ज्यादा है, वाइड कवरेज है। लास्ट में एग्जांपल आ जाएगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इधर एग्जांपल आ गया सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट किसी का यहां तक? हाँ जी, एवरीबॉडी क्लियर है यहां तक? चले आगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब आता है सर टाइप ऑफ टैक्सेस, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड प्रोपोर्शनल। सर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स। सर इनकम इंक्रीज, टैक्स आल्सो इंक्रीज, इनकम डिक्रीज, टैक्स आल्सो डिक्रीज। रिग्रेसिव उल्टा है, इनकम बढ़ेगी, टैक्स कम होगा। प्रोपोर्शनल में क्या होता है, इनकम बढ़े चाहे कम हो, टैक्स रिमेन सेम। आइए थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सर अभी समझ नहीं आया, देखिए इधर क्या है, इनकम लेवल, इनकम बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव टैक्स भी साथ साथ बढ़ रहा है, पॉजिटिव स्लोप। गेटिंग? इनकम बढ़ रही है, टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनल, इनकम बढ़ रही है, टैक्सेस सेम, इनकम बढ़ रही है, टैक्स क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। सर समझ आ रही है आपको मेरी बात? मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोग्रेसिव टैक्स में देखो ना, अगर हम ध्यान से देखें हमारा कर्व कैसा जा रहा है? पॉजिटिव स्लोप। टैक्स भी बढ़ रहा है, इनकम भी बढ़ रही है। यहां पे क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है, टैक्सेस कांस्टेंट। यहां पे इनकम बढ़ रही है, टैक्स का रेट कम हो रहा है, रिग्रेसिव। थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, किसी को शायद नहीं समझ आया हो तो।
तो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ रहा है। इनकम कम, रेट ऑफ टैक्स भी कम। इसमें सर अमीरों पे बर्डन ज्यादा है, गरीबों पे बर्डन कम। मैंने बार बार एक बात बोलता हूं, प्रोग्रेसिव टैक्स बड़े जस्टिफाइड टैक्स है। अमीर ज्यादा टैक्स दे, गरीब कम टैक्स दे। और इंडिया में बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इनकम टैक्स इज द प्रोग्रेसिव टैक्स। क्लियर? अगर आप टेबल देखना चाहें, लुक हियर, 1 लाख इनकम है 10% टैक्स लगा, 2 लाख हो गई 15% हो गया, 3 लाख हुई 20% हो गया। क्या है ये? प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ टैक्स बढ़ रहा है। और सर एक लेवल के बाद 30% ही रहेगा वो हमेशा के उसके लिए। बाद प्रोपोर्शनल बन जाता है, कह सकते हैं हम। आफ्टर दैट इट बिकम लाइक प्रोपोर्शनल। असली में सर यही स्लैब है, 5%, 10%, 20%, 30%। बाद में करते हैं। अभी रिग्रेसिव टैक्स। अब रिग्रेसिव टैक्स के 3 मिनट रह गए तो बंद हो जाएगी बीच में। रिग्रेसिव में क्या होता है? इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ टैक्स कम हो रहा है। इनकम कम होगी, रेट ऑफ टैक्स बढ़ेगा। इसमें रियल बर्डन पुअर पे ज्यादा है। भाई गरीब ज्यादा टैक्स दे रहा है, अमीर भाई इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ टैक्स कम हो रहा है, यानी अमीर के ऊपर बर्डन कम, गरीब के ऊपर बर्डन ज्यादा। इसको थोड़ा सा अगर हम इसमें देखें टेबल में, अब देखो 1 लाख इनकम थी, टैक्स कितना लगाया? 20%। 2 लाख हो गई 15%, 3 लाख हो गई 10%। इनकम बढ़ रही है, रेट ऑफ टैक्स कम हो रहा है, रिग्रेसिव। अब आता है लास्ट वन, दैट इज द प्रोपोर्शनल। सर ये वो टैक्स है विच ऑलवेज रिमेन कॉस्टिंग। इनकम इंक्रीज डिक्रीज ऑलवेज रिमेन कॉस्टिंग। इंडिया में बड़ा अच्छा एग्जांपल है कॉर्पोरेशन टैक्स, जो प्रॉफिट पे लगता है। ये पहले रुपए से 30% है, कोई एग्जम्पशन नहीं है। और चाहे 1 रुपया कमा, चाहे 1 करोड़ कमा, टैक्स कितना है? 30%। आई कॉल इट प्रोपोर्शनल टैक्स। सपोज 10% देखो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इट इज ऑलवेज रिमेन कॉस्टिंग। व्हाट वी कॉल इट? प्रोपोर्शनल टैक्स। क्लियर एवरीबॉडी? यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है इन तीनों में, आप पूछिए मेरे से। जो सर सेकंड वाला टैक्स है उसका एग्जांपल। हाँ जी बेटे। सर जो रिग्रेसिव टैक्स है वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, कोई उसका एग्जांपल रिग्रेसिव टैक्स एग्जिस्ट तो नहीं करता। नहीं, बिल्कुल एक्सिट नहीं करता, कोई एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि टोटली अनजस्टिफाइड टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स का कोई एग्जाम्पल नहीं है, पूरे वर्ड में नहीं है, क्योंकि देखा जाए टोटली अनजस्टिफाइड है। गरीब ज्यादा टैक्स दे, अमीर कम दे, कोई गवर्नमेंट इसको फॉलो नहीं करती है। प्रोग्रेसिव का भी एग्जाम्पल है, प्रोपोर्शनल का भी एग्जाम्पल है। सर इसका प्रोपोर्शनल का एग्जांपल बताना, क्या दिया? कॉर्पोरेशन टैक्स, जो प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, फर्म की इनकम पे टैक्स लगता है, वो प्रोपोर्शनल टैक्स बोलते हैं। और ये पहले रुपए से 30% है। जैसे हमारे उसमें 2.5 लाख तक एग्जम्पशन होती है, यहां कोई एग्जम्पशन नहीं है, पहले रुपए से 30% है, टिल योर इनकम, जितनी मर्जी हो। नहीं, वो एक अलग तरह से कह सकते हैं, लेकिन यहां पे इनकम से कंपैरिजन कर रहे हैं। क्लियर एवरीबॉडी? गॉट इट? हाँ जी। तो आज की सभा यही समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अरे यार।